फ्रेंड्स, मैं मुकेश पटवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में होम रूल आंदोलन पार्ट 2 देखेंगे और इसके अंतर्गत हम सब आज के क्लास में बात करेंगे कि जो होम रूल आंदोलन था उस आंदोलन की विफलता के कारण क्या थे और होम रूल आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका क्या महत्व है। इन बातों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और कल की क्लास में हमने आपको ये बतलाया था कि जो होम रूल आंदोलन है उस होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, भारत के लिए स्वशासन यानी कि भारतीय या होम रूल आंदोलनकारी ये कहते थे कि ये हमारा घर है, भारत हमारा घर है और हमारा घर होने की वजह से इसका जो शासन है वो हम भारतीयों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का या खदेड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है, वो हिंदुस्तान के अंदर ही रहे। लेकिन चूंकि भारत हमारा देश है इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो शासन है वो शासन हम भारतीयों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। और इसके लिए जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक होगा, यानी कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश शासन के अधीन होगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार से मुक्त एक नए भारत के निर्माण की जो है वो क्या है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम भारत के अंदर शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन अपने देश के लिए स्वशासन हासिल करना, यही हमारे होम रूल आंदोलन का उद्देश्य है। और यही सोचकर क्या हुआ कि इन सब ने आंदोलन चलाया और इसमें मुख्य जो सहभागिता थी सहभागिता किनकी थी, एनी बेसेंट की थी और किनकी थी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, दोनों ने मिलकर, जैसा कि कल के क्लास में बताया कि इसके पार्ट 1 में हमने बताया कि दोनों यद्यपि एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, यद्यपि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं था, किसी तरह का कोई भी जो है अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने अपने जो फॉलोवर्स थे उसके रुझान को देखते हुए। और ये फॉलोवर्स के रुझान क्या थे, तो हमने आपको बताया कि एनी बेसेंट के जो फॉलोवर थे वो तिलक को, कुछ फॉलोवर ऐसे जो तिलक को पसंद नहीं करते थे, तिलक के कुछ लोग ऐसे थे जो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। तो दोनों ने आपस में एक बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने कहा कि अपने अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके रुझान को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम लोग अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और अलग अलग जरूर होगा, लेकिन एनी बेसेंट के शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कैसे टमटम गाड़ी की तरह होगा जिसमें दो घोड़े आगे पीछे जुते होंगे लेकिन खींच एक ही टमटम गाड़ी को रहे होंगे। तो यानी कि इन दोनों में आपस में किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बेहतर तालमेल के साथ इन लोगों ने होम रूल आंदोलन का संचालन किया। और हमने आपको बताया था कि भारत में अगर होम रूल आंदोलन चलाने के विचार की अगर बात आएगी तो ये याद रखिएगा कि इससे चलाने का सबसे पहला जो कह सकते हैं कि जो विचार था वो एनी बेसेंट के दिमाग में आया था। और एनी बेसेंट को प्रेरणा कहां से मिली, तो वो मूल रूप से एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। तो और आयरलैंड भी ब्रिटिश उपनिवेश था और वहां पर रेडमंड के नेतृत्व में वहां पर एक जो है आंदोलन चल रहा था, होम रूल आंदोलन। और उसका प्रभाव ये था कि ब्रिटिश संसद में आयरलैंड के लिए होम रूल दिए जाने के संबंध में विचार विमर्श हो रहा था। तो एनी बेसेंट इंडिया में तो 1893 में ही आ चुकी थी और यहाँ पर वो अपना सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है भारत के उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखी हुई थी और रह रहकर जो खबरें हैं वो खबरें उन्हें जो है आयरलैंड से मिलती रहती थी। तो उनको एक प्रेरणा मिली और उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ भी हो गया 1914 में। तो इस वजह से एनी बेसेंट के दिमाग में आया कि अगर भारत में उसी शक्ल, उसी रूप, उसी कह सकते हैं कि मॉडल पर अगर हिंदुस्तान के अंदर भी एक आंदोलन इसी समय चला जाए, इसी समय कहने का मतलब ये हो गया कि उनका ये मानना था कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है, यहाँ पे अंग्रेजों से हम कुछ बार्गेन कर सकते हैं, हम उनसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी वो क्या है कि मुसीबत में। तो अगर हम आंदोलन चलाकर
जब उनसे कोई मांग करेंगे किसी चीज का तो पूरी संभावना है उसके पूरे हो जाने का। और उन्होंने जो है वो कहा जाता है आयरलैंड में एक स्टीव पार्नेल थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी इसका मतलब ये है कि आप आयरन को जो है आप उस समय जो है कह सकते हैं कि उसको आयरन करने के लिए, इस्त्री करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करिए जब वो गर्म हो। तो उनको एक अच्छा अवसर मिला और तब उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की कल्पना करी जो कि शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन की बात वो कर रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए समझने की बात क्या है, समझना ये है कि दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, सब कुछ किया, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमारा जो है वो मुद्दा, जो मेन कंसर्न का जो विषय है कि ये होम रूल आंदोलन असफल क्यों रहा। यानी कि जब जैसे होम रूल आंदोलन, ठीक है, इसका अगर कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन की बात किया जाए, इवैल्यूएशन, ठीक है, इसके मूल्यांकन की अगर बात करें, ठीक है, तो मूल्यांकन में क्या होगा कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस मूल्यांकन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें महत्व क्या है ये चीज रेखांकित करना पड़ेगा। ओवरऑल ये भी समझना पड़ेगा कि इसकी असफलता तात्कालिक रूप से असफल है, लेकिन दूरगामी रूप से इसका इंपैक्ट क्या रहा। राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने किस तरह से कह सकते हैं कि उनको संचित किया, उसकी धारा को किस तरह से उन्होंने जो है एक तरह से बरकरार रखा, या उसमें एक नई धारा जो राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ी सी जो धारा चल रही थी उसमें कैसे इन्होंने छोटी छोटी धारा के रूप में इन्होंने काम किया, ये चीज समझना है। तो मूल्यांकन जब कहते हैं ना, तो मूल्यांकन में आप दो चीजें देख सकते हैं कि तात्कालिक रूप से कह सकते हो कि मूल्यांकन का एक तो हो जाएगा महत्व, महत्व, और असफलता या सफलता, सफल या असफल। और ये सफल और असफल का जो मूल्यांकन है, इसका जो मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन हम किस रूप में कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन हम दो तरीके से, इसका मूल्यांकन दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, एक तरीका होगा कि तात्कालिक रूप से इसका असर क्या पड़ा, और दूरगामी प्रभाव इसका क्या पड़ा, तात्कालिक असर या दूरगामी असर। यानी तात्कालिक रूप से इसकी उपलब्धियां क्या रही, दूरगामी रूप से इसकी उपलब्धियां क्या रही। ठीक है, और जब महत्व की बात करते हैं तो महत्व का मतलब है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से इसकी देन, इस आंदोलन की देन क्या रहा। ठीक है, तो यहां पे देखिए होम रूल आंदोलन का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना है, सफल असफल, और सफल और असफल का मूल्यांकन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये कि तात्कालिक रूप से इसका असर क्या पड़ा, ठीक है, दूसरा दूरगामी रूप से असर क्या पड़ा। अगर तात्कालिक असर के दृष्टिकोण से कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे, निष्फल, लेकिन दूरगामी दृष्टिकोण से असफल। ठीक है, और ऐसा इसलिए हम कहेंगे, ठीक है ना, इसको इसलिए कहेंगे कि इस आंदोलन का जो इंपैक्ट रहा ना, एक इंपैक्ट ये था मॉन्टेग्यू घोषणा। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव, नव नियुक्त भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको भारत मंत्री भी कहा जाता था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, और उस घोषणा में उन्होंने इस बात की जो है कह सकते हैं कि इस बात का उल्लेख किया कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। यानी कि एक प्रकार से वो सरकार, ब्रिटिश सरकार ये कह रही है कि ब्रिटिश सरकार की नीति ही है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल करे,
और स्थानीय संस्थाओं का ग्रेजुअली विकास किया जाए, धीरे धीरे विकास किया जाए। तो भारतीयों की मांग ही यही थी कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए, और ब्रिटिश सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा में स्वीकार भी कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि हम फिर इसको निष्फल कैसे माने। तो निष्फल इसलिए इसको माना जा सकता है कि वास्तव में जो मॉन्टेग्यू घोषणा, जो बातें कही गई, देखने में ऑन पेपर तो बहुत ही चिकनी चुपड़ी और लुभावनी लग रही थी, लेकिन इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया और उसके आधार पर 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। तो उसके अंतर्गत प्रांतों में जिस द्वैध शासन की बात की गई थी, जिस डायआर्की की बात की गई, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई, वास्तव में उसमें भारतीयों को शामिल तो चुनाव के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और वो दो प्रॉब्लम ये थी कि वास्तव में उसमें कह सकते हैं कि भारतीयों को शामिल तो किया गया, लेकिन सबसे पहली चीज कि कौन से मुद्दे पर शामिल किया गया, ट्रांसफरेबल विषय पर, और वो विषय क्या थे, बहुत ही कम महत्व के थे और उस पर अधिकार दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भारतीयों को भी कोई ठोस अधिकार इन ट्रांसफरेबल विषय पर भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ऐसा इसलिए, मतलब क्यों, कैसे नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? तो ये तो इसका जवाब है भाई, अंग्रेज कैसे पूरा अधिकार दे देंगे। पूरा अधिकार क्या, वो अपने पाँव में क्या कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? तो वो पूरा अधिकार तो देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आपको शामिल कर लिया गया तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि आपको ठोस अधिकार नहीं दिया गया? तो वो इस रूप में, क्योंकि जो ट्रांसफरेबल विषय था ना, जो कम महत्व का विषय था, जिसके मामले में भारतीयों को शामिल किया गया, उसके ऊपर भी गवर्नर को लगाए हुए था, और गवर्नर को वीटो पावर था, बहुमत से काम नहीं होना था। अगर गवर्नर ने कह दिया हां तो हां, नहीं तो फिर नहीं। तो ये बातें जो है उसमें क्या है कि कही गई, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना अपना असर जो है वो दिखाता चला जाता है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि मॉन्टेग्यू जो घोषणा थी ना, उसमें कोई ठोस अधिकार की बात नहीं की गई। तो यहां तक कि आप समझ जाइए कि इसका जो इम्पैक्ट अगर बात करिया जाए तो आप देखोगे कि जो नरमपंथी थे ना, वो मॉन्टेग्यू घोषणा को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन जो गरमपंथी थे उसने अस्वीकार किया, उसे इनसफिशिएंट बताया। नरमपंथी ने कहा कि भाई जहां पहले कुछ भी नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे शामिल करेंगे, और ट्रांसफरेबल विषय में के मामले में ही सही शामिल तो किया, ठीक, अभी पूरा अधिकार नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक इंपैक्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन गरमपंथी का कहना था कि ये इनसफिशिएंट है, ये अपर्याप्त है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें कोई ठोस बात नहीं दिया गया था, ठोस अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है। उम्मीद करता हूं कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है। सर दूरगामी सफल है, दूरगामी सफल है, ठीक है सर, दूरगामी सफल होगा ना सर, इसमें महात्मा गांधी जी का क्या रोल था? ठीक है, प्रणाम सर जी, हाँ ठीक है, सब बातें समझ रहे हैं ना, सब लोग उपस्थित है, ठीक है ठीक है। चलिए देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, है ना, इसमें देखिए समझने वाली बात क्या है। यहां पे हमने लिख तो दिया तात्कालिक रूप से असफल, ठीक है, लेकिन दूरगामी रूप से, सॉरी तात्कालिक रूप से निष्फल, यहां पे तो दूरगामी रूप से गलत लिख दिया था। अच्छा यही आप रेखांकित करना चाह रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, दूरगामी दृष्टिकोण से सफल, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा कि यहां पे तात्कालिक रूप से निष्फल, निष्फल में एक चीज और देखिएगा, इसका दमन कर दिया गया। निष्फलता, इसीलिए यहां पर एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, यहां पर एक सवाल पूछा जाएगा कि विफलता के कारण, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा विफलता के कारण, ठीक है। और अगर हम दूरगामी दृष्टिकोण से बात करते हैं, अगर वो सफल है तो सफल कैसे है, ठीक है। अपने आप में देखिए, जब इतने तरह के सवाल के साथ आप किसी भी विषय को पढ़ते हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो, कि इतने तरह के सवाल हो सकते हैं, उन सवालों को अगर मन मस्तिष्क में पहले से बैठा हुआ, उसके बाद उस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो, तो हो सकता है कि एक जगह पर, किसी भी पुस्तक की बात कर रहा हूं, कि हो सकता है कि एक जगह पर असफलता का कारण सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हो,
लेकिन जब आप पूरे चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती जाएगी, अपने दिमाग में एक क्लियर एक पिक्चर बनता चला जाएगा कि हाँ असफलता का कारण क्या क्या है। और कल के क्लास में इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो उपाधि लौटाने वाली बात थी, है ना, उपाधि लौट आने वाली बात थी, नरमपंथी ने सपोर्ट नहीं किया, ये सारी चीजें, लेकिन बाद में वो सपोर्ट करते हैं जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर जब एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाता है फिर आप अलग हो जाते हो, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये विफलता। तो सबसे पहली बात विफलता के कारण क्या है, तो विफलता का कारण सबसे पहली चीज समझिएगा कि मास मूवमेंट जो था ना वो कोई होम रूल आंदोलन जो था ना वो कोई मास मूवमेंट नहीं था, ठीक है। इसका जो है विफलता के कारण को अगर देखें हम, विफलता के कारण पहली चीज क्या होती है कि यह जन आंदोलन नहीं था, जन आंदोलन नहीं, अपितु क्या था, एक बौद्धिक आंदोलन, अपितु एक बौद्धिक आंदोलन। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ना, एक बौद्धिक आंदोलन जब हम कहते हैं ना, इसको दिमागी तौर पर लड़ा जाने वाला आंदोलन, है ना, ये दिमाग से लड़ा, दिमागी तौर पर, दिमागी तौर पर लड़ा जाने वाला या किया जाने वाला आंदोलन। और अगर आप देखिएगा कि जब हम कहते हैं कि जन आंदोलन नहीं है, तो कौन कौन से ऐसे आंदोलन पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सा ऐसा आंदोलन था, आप बताइए, आप लोग लिख कर बताइए कि हिंदुस्तान में भारतीय सरजमी पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उस राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा कौन कौन सा आंदोलन था जो मास मूवमेंट नहीं था, जो एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन था, एक प्रकार से वैचारिक लड़ाई थी, है ना, जिसमें जनता की सहभागिता नहीं थी, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कौन कौन सा ऐसा आंदोलन है, कितने लोग जानते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट इसका जवाब दीजिए। सर दूरगामी सफल है, हाँ सही है, बताइए इसका सही जवाब कितने लोग जानते हैं, जल्दी बताइए कि कौन सा आंदोलन ऐसा आंदोलन हिंदुस्तान में है रहा जो जन आंदोलन नहीं था। आप कितने आंदोलन की बात आप जानते हो, आप बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आप लोग का जब जवाब आएगा तब उसके पहले जन आंदोलन नहीं, कौन कौन सा आंदोलन ऐसा था, तो कौन कौन सा आंदोलन है ये चीज ध्यान रखिएगा। एक तो हो जाएगा होम रूल आंदोलन, एक तो होम रूल आंदोलन हो जाएगा, दूसरा याद रखिएगा स्वराज्यवादी आंदोलन, स्वराज्यवादी आंदोलन, और तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। ये तीन ऐसे आंदोलन थे ना जो मास मूवमेंट नहीं था, जो जन आंदोलन नहीं था। एक तो होम रूल, महेंद्र जी अभी तो बता ही रहा हूं, वो तो एक तो सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन और सारे जो आंदोलन थे बस ये समझ लीजिए, स्वराज्यवादी आंदोलन, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन और होम रूल आंदोलन। इसमें देखिएगा जनता की सहभागिता नहीं है, और बौद्धिक धरातल पर वैचारिक संघर्ष जैसे होम रूल, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था क्या कि हमें भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए। इसके लिए कोई हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, मास मूवमेंट इत्यादि की बात नहीं कही गई थी, ठीक है। इसमें कोई भी हड़ताल, जुलूस, क्योंकि यहां पे ध्यान रखिएगा होम रूल जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के जो नरमपंथी तरीके थे उन तरीकों से लड़ा गया, और उन तरीकों में कहीं पर भी आप देखेंगे हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, मास मूवमेंट की बात क्या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में किया गया, नहीं किया गया, और वही तरीका आप अपना रहे तो आप भी ऐसा नहीं कर रहे। तो केवल और केवल क्या है कि समाचार पत्रों या मांग पत्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस आंदोलन के दौरान, यहीं पे ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के दौरान
तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रयोग किया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया। तो ये समाचार पत्रों में ये विभिन्न प्रकार के लेख लिखा करते थे, मांग पत्र जो है तैयार करके सरकार के सम्मुख रखा करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो चल रहा था। स्वराजवादी आंदोलन की अगर आप बात करिएगा तो आप ये देखोगे स्वराजवादी आंदोलन में क्या है कि वहां पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि स्वराजवादी आंदोलन में के पहले अगर आप देखिएगा मास मूवमेंट के रूप में असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका है। और आप राष्ट्रीय आंदोलन में एक और चीज देखिए, जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल समझिएगा एक बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण एक होता है, एक ओवरऑल कह सकते हो कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर दृष्टि डालने की एक दृष्टिकोण जो है डालने की कोशिश होती है। और ये अपने आप में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप देखिएगा कि गांधी जी की एक बहुत ही कह सकते हो कि हमें नहीं लगता है कि ये पहले से उनका तय दृष्टिकोण था कि हर एक आंदोलन मास मूवमेंट जो है वो क्या होता है कि 10-10 साल के अंतराल पर कम से कम प्रारंभ होना चाहिए। ऐसा पहले से नहीं था, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे कि संघर्ष समझौता संघर्ष ये रणनीति का हिस्सा होता है। ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर आपसे सरकार के साथ समझौता करने की कोई गुंजाइश दिख रही तो कर लीजिए। आंदोलन अपनी हो सकता है कि जो उसका डेस्टिनेशन था उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सका, उसके पहले ही उसको समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो समाप्त कर देना असफलता नहीं है। वो कहते थे कि संघर्ष समझौता संघर्ष ये वास्तव में रणनीति का हिस्सा होता है एक प्रकार का। ठीक है, वो कोई असफलता सफलता की खांचे में उसको जो है आप उस हिसाब से देख नहीं सकते हो, पहली चीज। तो महात्मा गांधी तो आप देखिए, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो ये नहीं कहते हैं कि हर दो मास मूवमेंट के बीच में कम से कम 10 साल का अंतराल होना चाहिए, ऐसी बात भी नहीं करते। लेकिन आप एक सुखद संयोग समझ लीजिए या फिर एक आश्चर्य समझ लीजिए कि 1920 में एक मास मूवमेंट होता है, फिर कब होता है 1930 में, फिर कब होता है 40 में, हालांकि मास मूवमेंट नहीं है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, लेकिन 1-2 साल के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। यही तो 3 बड़े बड़े आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था ना। तो ये चीज क्या दिखाता है, 10-10 साल के अंतराल पर ये दिखाता क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर तुरंत एक मास मूवमेंट स्टार्ट किया वापस ले लिया, फिर तुरंत मास मूवमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनता पिछले मास मूवमेंट में वो अपना इतना वक्त दे चुका है, अपनी एनर्जी इतना लगा चुका है कि वो तुरंत उस एनर्जी को रीस्टोर करना किसी नए आंदोलन के लिए, ये आप समझ जाइए कि बहुत सरल काम नहीं होता। इसलिए गांधी जी बहुत सोच समझ कर जो है, इसलिए गांधी जी का एक और बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, एक ये लाइन याद रखिएगा जो संयोग से मुझे याद आ गया। गांधी जी ये कहा करते थे, वो ये क्या करते थे कि एक जो नेता होता है ना, उस नेता को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली जो है बहुत मतलब साइकोलॉजिकल या कह सकते हैं कि मनुष्य के मनोविज्ञान, जनता के मनोविज्ञान की बेहतर समझ होनी चाहिए एक नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति की। उसे इस बात का इल्म होनी चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई आंदोलन कब प्रारंभ किया जाए और कब उसे वापस लिया जाए। दूसरे शब्दों में, जनता आंदोलन के लिए कब तैयार हो रही है और कब उस आंदोलन से वो धीरे धीरे पीछे हटने वाली है। जो भी आंदोलन का नेतृत्व करता है उसे इस बात की बेहतर समझ होनी चाहिए। और गांधी जी देखते हैं कि 1900 अगर असहयोग आंदोलन की ही बात करें, आप देखोगे 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी की बड़ी आलोचना की गई। कन्याकुमारी के किसी एक गांव ने कोई अपराध किया तो हिमालय के किसी निर्दोष गांव को सजा क्यों दी जाएगी। ठीक है, ये बात जो है वो किसमें कहा गया, किसने कहा था, ये मोतीलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि एक ऐसे समय में जब आंदोलन अपने क्लाइमेक्स पे था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, आंदोलन का वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कुछ कम नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो आलोचना तब भी हुई, बाद में भी हुई। लेकिन एक बात अगर सूक्ष्मता से अगर आप देखिएगा, माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करिए, तो आप ये पाओगे कि भाई 20 से 22 तक, 5 फरवरी 1922
को वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1920 लगभग 17, 18, 19 महीने का समय बीत चुका था। अब 19 महीने में आपका जो लक्ष्य था 1 वर्ष में स्वराज्य की, वो लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। तो आप कहीं ना कहीं जो है वो क्या हो रहा है कि जनता की, गांधी जी कहा करते थे कि जनता के जो आंदोलन करने की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, वो असीमित नहीं होते, बियॉन्ड लिमिटेशंस नहीं होते। आपको ये समझना होगा कि कब उसकी शक्ति चूक रही है, तो वो एकदम स्वाभाविक मौत मरे, उसके पहले ही उस आंदोलन को वापस ले लेने से एक बड़ा फायदा होता है। और वो फायदा ये होता है कि बाद के किसी आंदोलन में फिर से उनको शामिल करने का आह्वान किया जा सकता है। अगर वो असफल हो जाएगा, डंडे बरसने लगेंगे, मारपीट होने लगेगी, गोली बारूद चलने लगेंगे, वो जो है वो बुरी तरह से कुचले जाएंगे, दमन के, तो नेक्स्ट टाइम जो है ना उसका एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं, उनका हो सकता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ होगा। तो इसीलिए आंदोलन का दमन किया जाता है। जैसे चौरी चौरा कांड हो गया था, तो चौरी चौरा कांड हो गया था, तो इसका मतलब यही है ना कि इसका मतलब यह है कि अब उस आंदोलन का दमन तो सरकार करती ही करती। कभी आप ऐसे सोचिए कि आंदोलन 20 से 22 तक चल कैसे गया? क्या ब्रिटिश सरकार उसका दमन नहीं कर सकती थी, या दमन करने की ताकत नहीं रख सकती थी? याद रखिएगा, उसके पास दमन करने की ताकत भी थी, लेकिन दमन का कोई नैतिक आधार नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जालियांवाला बाग में उसने निहत्थे और शांति प्रिय भीड़ पर उन्होंने जो गोलियां बरसाई थी ना, जो हिंसक कार्रवाई की थी, जो जनसंहार किया था, जो जीनोसाइड किया था, उसने पूरे दुनिया में ब्रिटिश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसीलिए वो क्या चाहते थे कि एक मौका मिले, एक तरह से कहीं ना कहीं वो मौके की तलाश में था कि कोई एक ठोस मौका मिले। ये नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया तो वो, कोई ऐसा आधार मिले जिसके आधार पर हम इस आंदोलन को क्रूरतापूर्वक इसका दमन कर सके। और आप समझ जाइए 20 से 22 तक में कोई आधार अभी तक नहीं मिला था, लेकिन 22 पुलिसकर्मी जब चौरी चौरा में मारा गया, तो आप बताओ कि क्या ब्रिटिश सरकार आरती उतारती कि आपका? और ब्रिटिश सरकार अब जब दमन करती ना, तो दुनिया के अदालत में, आप समझ लीजिए कहीं पर भी दुनिया के समाज में, अदालत में अगर ब्रिटिश सरकार को कटघरे पर खड़ा किया जाता, तो वो ये कह सकते थे ना, मेरे 22 पुलिसकर्मी मारे गए, क्या मैं इंतजार करता कि और सारे पुलिसकर्मी मारे जाते और माहौल खराब होता? तो इसको रोकना बहुत ही जरूरी था। यानी इसके लिए क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कांड ने, चौरी चौरा कांड ने आंदोलन के क्रूरतापूर्वक दमन का उनको नैतिक आधार दे दिया था। अब जो है वो क्या है कि वो, इसीलिए गांधी जी एक तरह से समझिए, अब उनके विचार में क्या था, उनके मन में कभी उन्होंने तो बताया नहीं कि भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से हमने वापस ले लिया, लेकिन ये अपने आप में अंडरस्टूड बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो क्या है कि कई जगह पे लिखा है कि जैसे अगर आप देखिए, आपको पता होगा कि जब अपने संविधान पढ़ा था, तो संविधान जब पढ़ा था तो उसमें क्या चीज़ बताया था? राज्यों के पुनर्गठन। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के और सारे लीडर जो थे, वो आज़ादी के पहले वो प्रांतीय आधार पर राज्यों के गठन की वो क्या कर रहे थे? सिफारिश कर रहे थे, उसकी बार बार आह्वान कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि नहीं, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करिए। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये तो पता ही है। लेकिन उन्होंने जब 1920 में कांग्रेस के संविधान में नागपुर अधिवेशन में जब परिवर्तन किया, तो उन्होंने जिस प्रांतीय समितियों का गठन किया था वो भाषा के आधार पर गठित होना था, उसको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है उसका गठन होना था, और गठन हुआ भी। लेकिन आजादी के बाद जब हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को बार बार बोला गया, लोगों ने अपील किया कि नहीं, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कीजिए, लेकिन उन्होंने कान में रुई डालकर जो है वो बैठ गए, उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं भाषाई आधार पर आप बोल रहे थे आजादी के पहले? तो जब मौका आया, जब खुद से करने की बारी आई, तो आपने कुंडली मारकर बैठ गए हो आप। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ऐसा क्यों किया, तो हमने आपको बताया ये था कि हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया कि नहीं, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा धर्म अलग मेरा धर्म अलग, तेरा संसार तेरी दुनिया अलग हमारी दुनिया अलग, कोई तालमेल संभव नहीं है। लेकिन जब भाषा के आधार पर तमिल, केरल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, अगर इस आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे,
तो ये लोग सशंकित थे, एक तरह से कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जस्ट लाइक वही चीज है कि जो धर्म के आधार पे विभाजन को उन्होंने जिस तरह से देखा, जितना खून खराबा हुआ, कोई ग्लोरियस कोई डिवीजन तो नहीं था ना, है ना। जो ब्रिटेन का जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था वो क्या था, रक्तहीन था, वहां पर किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन विभाजन के समय का जो जो मतलब दृश्य है, वो दृश्य कैसा है, बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक, जिसमें लाखों लाख लोग मारे गए। यहां से जो ट्रेनें जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, लाशों से अटी पड़ी होती थी, वहां से जो आती थी लाशों से अटी पड़ी थी। वो कहते थे, लाशों से भरी ट्रेन को भेज देते थे, वो बोलते थे इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से सौगात। यहां से बदले में प्रतिक्रिया होती थी। यहां कितना खून खराबा था, कितनी इतनी सारी जो है, कह सकते हैं कि अगर आप कलकत्ता वगैरह उस समय का अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 आप डालोगे और इमेजेस में करेंगे ना, कलकत्ता वगैरह में दिखेगा आपको कि बहुत सारी जो है, कह सकते हैं झोपड़ियों में बहुत सारे चील गिद्ध कौवे बैठे हुए, लाशें इतनी गिरी पड़ी है, इतनी मरी पड़ी हुई है, इतनी मतलब उसको सही समय पर उसको हटाया भी नहीं जा पा रहा है। और वो जो है एक तरह से दुर्गंधों और बदबुओं का शहर कलकत्ता बन गया था। और जो चील गिद्ध वगैरह थे, वो उन लाशों की जो है बोटियां नोच नोच कर वो खा रहे थे, अपने पेट की क्षुधा मिटा रहे थे। तो वो जो सीन था ना, उस सीन में जो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने जो उनका परसेप्शन बना, उन्हें लगा कि धर्म ने हमारे अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर अपने को अलग थलग रखने का दूसरे धर्म की तुलना में जो एक कह सकते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो बना, उसने उसको क्या किया, एक सेपरेटिज्म की ओर ले गया, उसको अलगाववाद की ओर ले गया। तो कहीं भाषा के आधार पर अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाषा के आधार पर भी विघटन हो जाए, है ना, फिर उस तरह से एक फीलिंग डेवलप हो जाए तो भारत तो भाई कई टुकड़ों में भारत का बाल्कनीकरण हो जाएगा। इसीलिए वो चुप थे। तो गांधी जी ने क्या किया, वो लोग इसके पहले गांधी जी कहते थे कुछ नहीं होना है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करिए। वो लोग उन लोगों का सोचना था कि नहीं ऐसा हो सकता है कि फिर से, तो इसीलिए। लेकिन कुछ दिन समय के बाद जब पूरी घटनाक्रम आपको पता है कि पोटी श्रीरामुलु का संघर्ष हुआ, फिर आंध्र राज्य अधिनियम बना, फिर उसके बाद फजल अली आयोग आया, फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, और उसी से फिर टुकड़े होते या जुड़ते पुनर्गठन होते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये क्या दिखाता है, तो गांधी जी अपनी जगह पे सही थे कि नहीं। बाद में क्या हुआ, प्रांतों का भाषा के आधार पे गठन हुआ कि नहीं, गठन हुआ। तो आप देख लीजिए हर जगह पे कहीं कोई है कि हाँ ठीक है, बात उठती है कि हिंदी भाषा जब लागू करने की कोशिश होती है तो उसका विरोध करते वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलगाववाद की ओर जाते हो। ऐसा कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो अलगाववाद की ओर, इतने हिंदी भाषा और भाषा को लेकर जो है इतनी बड़ी जो है बड़े आंदोलन हुए, लेकिन अलगाववाद जैसी कोई बात नहीं आई। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है कि गांधी जी की सोच जो है, तो गांधी जी 1947 के विभाजन के समय में भी बार बार यही बात कह रहे थे कि विभाजन समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, विभाजन समस्या का समाधान नहीं है। और इस वजह से क्या है कि वो विभाजन, और सही बात है कि विभाजन जब हुआ यह सोचकर कि समस्या का परमानेंटली जो है वो सॉल्यूशन निकल जाएगा, आज तक इतिहास यही बतलाता है कि वो समाधान संभव नहीं हो सका। और गांधी जी यहां पर भी सत्य सिद्ध हुए, ठीक है। यहां पर भी आप सोच लीजिए समय से कितना आगे वो सोच पाते थे, और वो कहते थे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो और सही भी है कि विभाजन हुआ, लेकिन क्या समस्या का समाधान हुआ, नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि वास्तव में जब आप कोई भी जो है कोई भी चीज का मूल्यांकन जब आप करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका ओवरऑल जो उसका प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट क्या है, वो उसका जो कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कहां पर क्या है, इस तरह से। तो यहां पर ये समझ लीजिएगा, होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक आंदोलन था, मास मूवमेंट नहीं था, जन आंदोलन नहीं था। और मास मूवमेंट नहीं रहेगा ना तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपेक्षाकृत उसका जो असर सामने वाले पे पड़ना चाहिए ना, सामने वाला देखिए क्या होता है कि जब उसका मकसद ही है आपका शोषण करना, तो जब तक आप अनुनय विनय करोगे ना, वो दिल से पसीजेगा नहीं, वो दिल से पिघलेगा नहीं, वो आपको कुछ झूठा आश्वासन वो देता रहेगा। लेकिन जब आप उग्र हो जाओगे, एग्रेसिव मोड में आ जाओगे, और उसको यह एहसास होगा कि नहीं ये आप कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो फिर वो धीरे धीरे वो देगा आपको, ताकि आप शांत रहिए। धीरे से दिया उतना ही देगा जितना से उसका व्यक्तिगत कोई नुकसान ना हो।
तो आप होम रूल आंदोलन में क्या कह रहे थे? आपने मॉन्टेग्यू घोषणा में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, तो वो तो कागजी तौर पर ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो रहा है और भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, ट्रांसफरेबल विषय पर उसको शासन करने के लिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन लगा किसको रखा है आपने गवर्नर को, और बीटो पावर देकर उसको उसके ऊपर बिठा के रखा है। वो पास कुछ किया, ना तो ना, हां तो हां। तो इसका मतलब है कोई ठोस अधिकार आपने नहीं दिया। तो इस रूप में यह कहा जाता है कि यह तात्कालिक रूप से असफल है, इसका भी दमन कर दिया गया। लेकिन दूरगामी रूप से क्या इसका असर है, तो ये यहां पर जो है ना, ये देखेगा, ये इसके पहले इसका महत्व जब हम बताएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वास्तव में इसका डिस्टेंट इंपैक्ट जो है वो क्या रहा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्वराज्यवादी आंदोलन। स्वराज्यवादी आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन हो चुका था, यहीं से बात उठी थी। और कुछ गलत डायरेक्शन तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा इस चैप्टर से हम लोग थोड़ा और भी इतर निकल गए। लेकिन यह विषयांतर नहीं है, और क्लास का मतलब भी यही होता है कि आपको दाएं बाएं जो पूरे और सारे चैप्टर्स है उसका कॉन्सेप्ट भी मिलाकर अगर आपको साथ में बताया जाए, तो आपका जो मन मस्तिष्क होता है ना, उसका कहीं ना कहीं किसी भी विषय के मामले में सोचने समझने का जो क्षमता होती है, उसमें एक विस्तार आता है, उसमें एक एक्सपेंशन होता है। तो यहां पे देखिए क्या है कि स्वराज्यवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो अब कोई नेक्स्ट मास मूवमेंट तो हो नहीं सकता था। तो स्वराज्यवादी जो आंदोलन है वो स्वराज्य शिष्ट मूवमेंट, वो क्या था? स्वराज्यवादी। और क्या थे ये चीज मैं आपको इसके बाद, असहयोग आंदोलन होगा उसके बाद। लेकिन फिलहाल यहां पर ये समझ जाइए, स्वराज्यवादियों का उद्देश्य था कि आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की जो महती सेवा की है, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जन जन तक में पहुंच चुकी है, उस राष्ट्रवाद की भावनाओं को उसे बरकरार रखा जाए। क्योंकि मास मूवमेंट के बाद तुरंत मास मूवमेंट तो प्रारंभ हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा आंदोलन किया जाए कि जनता के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को, जो कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि उसे जो है जो जन्म दिया, जो बनाया, वो मरने ना पाए। तो इसके लिए उन्होंने स्वराज्यवादी, इन लोगों का कहना था कि भाई हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 में एक चुनाव होने वाला था, लेकिन असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1923 में चुनाव होने वाला था और स्वराज्यवादी ने चुनाव लड़ा और चुनाव के माध्यम से वो चले गए केंद्रीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा में पहुंचे और वहां पर भारत विरोधी सरकार की नीतियों का विरोध किया और उससे छन छन कर जो खबरें आम जनों तक में जाती थी, वही राष्ट्रवाद की भावनाओं को बनाए रखा। तो यहां पर कोई मास मूवमेंट नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में क्या था? व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि किए बगैर एक बार फिर से जो भारत को युद्ध में शामिल कर रखा है, हम भारतीय उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम भारतीय उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो कैसे बताओगे? तो कहा कि यही जो है बताने के लिए हम व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं। ये मास मूवमेंट नहीं है, ये जनता की अवज्ञा नहीं है, जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में किया गया। तो वो केवल ये कहते थे कि हम सब युद्ध विरोधी भाषण देंगे, हम एक स्थान का चयन करेंगे और वो भी सरकार के सम्मुख अनायास ऐसा नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तारीख को इतने बजे इस स्थान से हमारे सत्याग्रही वो क्या करना है कि युद्ध विरोधी भाषण देंगे। बस भाषण देना है और उसमें जनता को कहीं भी प्रोवोक नहीं करना है। बस उसमें केवल इतना कह जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूं वो बतलाने का कि वो क्या कह रहे होंगे अपने स्पीच में। उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि जगह फिक्स है, इस तारीख को इतने बजे हम युद्ध विरोधी भाषण देंगे। और उस युद्ध विरोधी भाषण में उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति रही है वो नीति भारतीयों के दमन की रही है, भारतीयों की जो मांगे हैं उन मांगों की अवहेलना करने की रही है। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को युद्ध में शामिल कर लिया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में भी ब्रिटिश सरकार ने उसी तरह की गलती फिर से दोहराई और फिर से वो जो है भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में हम भारतीयों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि अभी कांग्रेस का कोई ठोस जनाधार नहीं था। अभी कांग्रेस ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था और इलेक्शन लड़कर कोई ऐसी सीट्स जीतकर वो अभी सिद्ध नहीं कर सका था कि कांग्रेस भारत के आम जनों की पार्टी है। लेकिन 1939 के पहले 1937 में कांग्रेस के जो है 11 प्रांतों में चुनाव लड़े और उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इसका मतलब है कि भारत की जनता को रिप्रेजेंट करने वाली वो एकमात्र पार्टी है। भारत की जनता की आवाज कांग्रेस है, इसलिए 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। इसीलिए हम भारतीय कम से कम इस बात की उम्मीद करते थे कि 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के पूर्व आप कम से कम भारतीयों से, कम से कम कांग्रेस से आपको सलाह मशविरा करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह बहुत ही गलत बात है और हम भारतीय इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। मुझे एकदम यह साफ साफ नजर आता है कि कम से कम कांग्रेस से आपको जो है सलाह मशविरा करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इस तरह से भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और इसीलिए मैं जो है हम भारतीय इस आपके इस प्रयास का, आपने भारत को जो युद्ध में शामिल कर रखा है, हम भारतीय इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। आप पूरी बात आपने सुन लिया। क्या आपके अंदर खून खौला? क्या आपके अंदर ऐसा लगा अंदर कि तुम बाहर निकल जाए भारत का झंडा लेकर और पूरा जो है संघर्ष करो, गांधी हम तुम्हारे साथ है? क्या इस तरह का कोई फीलिंग आई आपके अंदर? कोई फीलिंग नहीं आई ना। केवल ये कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करते, हम भारतीय इससे इत्तेफाक नहीं रखते, आपके इस कदम की निंदा करते। कहीं पर भी प्रोवोकेशन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी किसी को प्रोवोक्ड नहीं किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन भी क्या था, एक प्रकार से दिमागी तौर पर लड़ा जाने वाला है ना। तो ये सब कोई मास मूवमेंट नहीं था। तो मास मूवमेंट का जो, इसीलिए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन भी असफल रहा, ये भी असफल रहा तात्कालिक दृष्टिकोण से। लेकिन अब आप देखिएगा मूल्यांकन इसका कैसे होगा। मूल्यांकन क्या होगा? होम रूल आंदोलन में आ जाइए। होम रूल आंदोलन का मूल्यांकन आप क्या करोगे? आप ये करेंगे कि आप अगर देखिए तो 1905 का बंग भंग आंदोलन, ठीक है ना, तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो क्या था कि एक प्रकार से आप देखिएगा कि 1905 में आया, 1908 तक में इसका दमन कर दिया गया। दमन करने के बाद 2 तरह के आंदोलन चले, ठीक है ना। एक चीज और समझ लेगा, जन आंदोलन नहीं है तो जन आंदोलन नहीं है ना, तो इसमें एक आंदोलन और शामिल कर लीजिएगा और वो है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये भी कोई जो है ना मास मूवमेंट नहीं था, लेकिन इनकी तुलना में ये थोड़ा भिन्न इसलिए था कि ये सब के सब जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है अहिंसक आंदोलन था। ये तीनों के तीनों अहिंसक आंदोलन, बट ये जो है क्या था? हिंसक आंदोलन था। ये हिंसक आंदोलन था, ठीक है। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन था वो हिंसक आंदोलन था, लेकिन और 3 जो है वो क्या था? अहिंसक। अब देखिए होम रूल आंदोलन का मूल्यांकन क्या करेंगे? मूल्यांकन आप करोगे कैसे, ठीक है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इसको अगर आप अपने हिसाब से मूल्यांकन करें तो देखिए 1905 और ये है क्या 1920 या फिर ठीक है 1920। अब देखिए 1905 में मास मूवमेंट हुआ, एक स्वदेशी आंदोलन, 1920 में मास मूवमेंट हुआ। तो आप ये समझिए कि एक मास मूवमेंट के बाद दूसरा मास मूवमेंट होता है 20 में, यानी 15 साल के बाद, 15 इयर्स के अंतराल पर। आपने यहां पे राष्ट्रवाद की अलख तो जगा दी, असफल हो गया। तो राष्ट्रवाद की जो अलख जगी, राष्ट्रवाद की जो भावनाएं जगी, उस भावना को क्या करेंगे ना कि अगर आप एक मास मूवमेंट के बाद का दूसरा मास मूवमेंट 10 साल 15 साल के बाद आता है, तो आप ये समझ जाइए कि इस बीच में अगर कुछ भी ऐसी हरकत आप नहीं करते हो, कुछ भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा आंदोलन या कुछ भी आप नहीं करते हैं,
तो भारतीयों में आप इसकी वजह से जो राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़की थी वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। 10-15 साल में क्या होता है ना, एक पीढ़ी, आधी पीढ़ी तो चेंज, एक पीढ़ी तो बदल ही जाता है, या नहीं बदलता, 20 साल का अंतराल मान लीजिए, फिर भी आधा समय तो एकदम चेंज हो जाता है ना। तो चेंज हो जाता है तो आप क्या करोगे, राष्ट्रवाद की भावनाएं आपको फिर एक नए सिरे से जगाना पड़ेगी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने आह्वान किया तो फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन 15 वर्षों में ऐसी कौन सी बात और हो रही थी जो कहीं ना कहीं 1905 के स्वदेशी आंदोलन की वजह से जो राष्ट्रवाद का अलग जगह था, उसको लगातार वो क्या किया, उसके लिए फ्यूल का काम करते रहे। वो जो ज्योति जली थी ना राष्ट्रवाद की, उसके लिए फ्यूल का काम जो है वो कोई ना कोई कर रहा था। तो सवाल उठता है कि वो कौन कर रहा था, तो वो करने वाला कौन था। तो बस इतनी सी बात समझ ली। इसी दौरान कौन कौन सी जो है बात हुई, तो सबसे पहली बात होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद क्या हो जाएगा, छोटे छोटे स्थानीय संघर्ष जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, ये सब काम करेगा। और क्या करेगा, और करेगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध बोलेंगे सर ये कैसे, प्रथम विश्व युद्ध क्या करेगा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध इस तरह से काम करेगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर इस युद्ध में शामिल कर लिया। युद्ध में शामिल करने का मतलब समझते हो आप, युद्ध में शामिल करने का मतलब है कि आप भारत के किसानों को, भारत के लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा और उसको युद्ध के लिए भेजा जाएगा। यह तो हो गया मानवीय संसाधन। भारत के प्राकृतिक आर्थिक जितने संसाधन है सब उस युद्ध को जीतने के लिए, मित्र राष्ट्र जीत जाए उसमें आप लगाओगे आप। तो ये सब जब आप करोगे भाई, एक ऐसे युद्ध में आप हमारे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस युद्ध से भारत का कोई वास्ता नहीं है। भारत का प्रथम विश्व युद्ध से क्या लेना देना था, आपने पंगा लिया तो भाई ब्रिटेन को इन्वॉल्व करो ना, वहां से संसाधन ले जाए ना, भारत से संसाधन क्यों ले जा रहे हो आप बोलोगे भारत हमारा उपनिवेश, भाई उपनिवेश है तो क्या भारत कोई ठेका तो ले रखा है, सिर्फ इसलिए ठेका कि आप यहां पे शासन कर रहे हो। तो ये सब बातें क्या करता है, कहीं ना कहीं नाराजगी उत्पन्न करता है। और नाराजगी जितने अंदर आपके अंदर भरी होगी ना, या सामने वाले के एक्टिविटीज से धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आप जब नाराज होते तो आपके अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। और वो आक्रोश अगर कोई विदेशी है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे एक राष्ट्रवाद का शक्ल अख्तियार कर लेता है और कर लेता है। और उसके बाद जाकर जो है फिर क्या होता है कि वहां पर, तो आप ये समझ लीजिए होम रूल क्रांतिकारी आंदोलन जो है, तो ये जो है ये क्या है ना, मतलब ये समझ लीजिए प्रथम विश्व युद्ध की बात है। होम रूल आंदोलन ने क्या किया, कम से कम जो है भारत में, मतलब कह सकते हैं कि एकदम एक शांति का काल तो नहीं था ना। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सब इधर से उधर पूरे भारत के स्तर पर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को संगठन किया, तो हलचल तो पैदा किया ना, हलचल बनाए रखा ना। तो इससे क्या हुआ कि जो जनता में इसकी वजह से जो राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़की थी, वो चीज जो है वो क्या हुआ कि वो नष्ट नहीं हुआ, उसको बनाए रखा। कुछ ना कुछ ऐसी कार्य होता रहता था जिसमें इन्वॉल्व रखा जाता। जैसे क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, कि जस्ट लाइक क्या होता है कि जब यूट्यूब पर जब हम लोग बात करते हैं ओपन फॉर ऑल, ये तो हम लोग पब्लिक में तो रोज मिलते हैं ना, और अगर यही चीज अगर आप यूट्यूब पे रोज ओपन फॉर ऑल करिए तो ओपन फॉर ऑल करिए तो हमारे चैनल का क्या होगा, एक फायदा ये होगा कि हमारा चैनल लगातार एक्टिव मोड में नजर आएगा। लेकिन फिर भी जो है हम क्या कर रहे हैं, पेड क्लास में लगातार ले ले, क्यों वहां पे नहीं जा पा रहे, वहां नहीं जा रहे तो कुछ लोग जुड़ते भी है तो धीरे धीरे थोड़ा सा शांत हो जाता है तो वो भी सो जाता है, वो भी लगता है कि हाँ, तो व्यूज नहीं बढ़ पाने का मैं अपना रीजन जानता हूं क्या है। उसका रीजन है कि हमको लगातार उसमें लगे रहना है। लेकिन लगातार लगे रहने के लिए भी आपने पैसा पे किया, आपको बार बार आपको भी तो पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो जिम्मेदारी तो पहले जो चीज हमारी जिम्मेदारी पहले, वहां पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहां पर हमारी किसी से कोई कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, आपसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने हमें पैसा दिया, उसके लिए हमको क्या करना है, काम करना है। तो यहां पर हमारी जिम्मेदारी है, यहां पर व्यूज बढ़े या ना बढ़े, हम पब्लिक डोमेन में जा पाए या ना जा पाए, लेकिन यहां पे जाना जरूरी है ना। यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे नहीं है। अब वहां पे क्या है, प्लस यहां पर अब ये चीज है कि नहीं, आप वहां पर भी एक्टिव रहिए,
वहां पर भी एक्टिव रहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो, ये मैंने अपने हिसाब से सोचा। तो वहां पर क्या किया, अब जैसे ब्लॉग टाइप का या कुछ भी किया, या बैठकर कोई लेक्चर्स दिया, कुछ भी, मतलब 5-7 मिनट, 10 मिनट का। और अच्छा, एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा, मैं आपको बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं कि मैंने 1-2 चीजें मतलब इसमें ये किया है कि आप देखिए कि जैसे कोई ब्लॉग टाइप का चीज होता है ना, देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से जो है लोग उसको देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो चला गया 10,000 15,000 में, लेकिन वो 500 से क्रॉस करने में उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई चीज पढ़ने लिखने वाली चीज डाली है तो देखिएगा 100, 150, 200 तक जाते हैं। और ऊपर से अगर ये वाला डाल दे इस तरह का, अगर आप क्वेश्चन आंसर के शक्ल में ले जाइए तो आप समझ जाइए कि आप जो है वो क्या है कि बहुत बड़े हैं, बढ़िया है, और लोग जो है आपको हाथों हाथ लेंगे। लेकिन अगर इस तरह का कॉन्सेप्चुअल बात करोगे ना, तो आपको जो है वो क्या है कि एक तरह से ये लगेगा कि लोग जो है वो क्या करेंगे कि इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं देख पाते। हमने देखा 5 मिनट का वीडियो डालते हैं तो ऑडियंस अटेंशन जो होता है वो क्या होता है कि 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में 1.5 मिनट 2 मिनट तक चला जाता है। ऑडियंस रिटेंशन इसको कहते हैं। वो उसके दिमाग में वो 2 मिनट तक देखेगा, 5 मिनट का वीडियो 2 मिनट तक देखेगा, हो सकता है उसके बाद। लेकिन हम 1.5 घंटे का वीडियो अगर डाल दे, 1 घंटे का वीडियो डाले, तो उसमें ऑडियंस रिटेंशन 5 मिनट का रहता है। अब आप सोचिए, कहां 5 मिनट के वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन 2 मिनट का है, और कहां 1.5 घंटे का या 1.25 घंटे के वीडियो में जो पढ़ने वाला वीडियो है उसमें ऑडियंस रिटेंशन 4 या 5 मिनट का मिल रहा है। आप सोच लीजिए कि कितने बच्चे जो है वो क्या है कि सिंसियर है, जो पढ़ने वाली बात है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट अपेक्षाकृत कम है। लेकिन जो पढ़ाई से इतर वाली बात है, वो इतर वाली बातें जो है कहीं ज्यादा उनको लुभाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, सही, मैं उसके खांचे में नहीं डाल रहा हूं, बस केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि क्या चीज हमें करना है, कौन सी चीजों में लड़कों का क्या इंटरेस्ट रहता है, किस चीज को जानना चाहिए, क्या चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको समझने में बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, दिमागी तौर पे उनका इतना खर्च करना पड़ता है कि वो खुद इनर मतलब जो है हाँपने लगते हैं, या उनकी ऊर्जा जो है चली जाती है। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई। तो एक तो होम रूल आंदोलन, दूसरा देखिए क्रांतिकारी आंदोलन बता रहा हूं। क्रांतिकारी आंदोलन क्या था कि एक प्रकार से कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को सिंचित किया। क्रांतिकारी आंदोलन मास मूवमेंट नहीं था। भगत सिंह ने कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, असहयोग, वो चला भी नहीं सकते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, वो चला भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका तरीका था क्या चीज की, जो बदनाम ब्रिटिश अधिकारी उनकी हत्या करना। तो बदनाम ब्रिटिश अधिकारी की हत्या अगर आप करते हो, भले ही आपके अंदर देशभक्ति और सब जनता भी अंदर से आक्रोशित है, लेकिन जानते कि नहीं, इस तरह की जो हिंसक जो कार्रवाई होती है ना, उसकी भी अपनी एक सीमा होती है। और सीमा कैसे है इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझिए कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और कोई जो है अपराधी आया, आप देख भी रहे हैं, आप ऑफलाइन क्लास में आप हमारे साथ हैं, हमारे सामने में 200-400 लड़के बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई एक बाहर का आदमी आया और वो हमें बाहर ले गया, बुलाया कि एडमिशन कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं करेंगे, वो मुफ्त का जो है करा रहा था, तो हमने कहा कि नहीं करेंगे। तो बोला कि नहीं आपको करना होगा। हमने कहा कि मैं नहीं करूँगा, है ना। अब वो उससे हमारा झगड़ा हो गया, कुछ इस तरह किया, रिवॉल्वर निकाल दिया। तो हमारे अंदर क्या था, हमको लगा कि ये मार देगा, तो उसके पहले ही हमने उसे मार दिया। ठीक है, हमने जो कुछ भी हुआ वो एहतियातन उठाया। अब आप देखिएगा, आप भी सब कुछ देख रहे हो कि सर की कोई गलत, सर अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, लेकिन वो बुलाया, हम तो उसके घर द्वार पे झगड़ा करने तो गए नहीं, तो वो हो गया। लेकिन याद रखिएगा, आप हमारा साथ कुछ समय तक के लिए दे सकते हैं, बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाओगे। आप दे पाओगे, आप हमको जो है वो क्या है कि मार दिया सब कुछ, हमको पुलिस ले गई, आप भी गए कुछ दिन तक, कुछ 1-2 दिन 4 दिन गए, कुछ और जैसे डंडा बरसाना स्टार्ट किया ना, भाग जाएंगे, पूरा कोई नहीं रहेगा साथ में। ठीक है, तो आप हो सकता है दूसरे रूप में आप हमारा साथ दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल क्या होगा कि वहां पर मार खाने वाली जहां तक बात है ना, वो सबके बूते की बात नहीं होती है, या सब एकदम उतना डेडिकेशन पहले होना चाहिए आपके मन मस्तिष्क में। वो डेडिकेशन जब तक नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। आप कुछ समय के बाद लगेगा यार क्या हमको क्या लेना देना, ठीक है, तो वो कुछ दिनों के बाद वो शांत हो जाता है। यहां पर ध्यान ये रखिएगा, तो क्या हो गया, हिंसक हो गया, हमने गोली मार दी थी, है ना, मेरी गलती नहीं थी, आप जान भी रहे, लेकिन क्या आप बहुत दिन तक साथ दे पाएंगे? कानूनी कार्रवाई अब जो चलेगी उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जनता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो
बस एकदम ये सोचे कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है क्रांतिकारी आंदोलन। लेकिन एक चीज तो होगा, आपको कम से कम एक बात का इल्म यहां पे होगा कि ये लोग जो त्याग थी ना, भगत सिंह वगैरह सबकी 23 साल की उम्र में चले गए। दिल से निकलेगी ने मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन तेरी आएगी, है ना। सीता क्या है उसको कहा गया कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी निशा होंगी। आप सुनते हो 2-3 लाइन, आप अंदर अभी अभी एक और स्पीच दिया था ना व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में, वहां पे खून खोला क्या आपका? आप खुद समझिए, केवल कंपैरिजन करिए, अंतर महसूस करिए। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में भी हमने एक स्पीच देने की कोशिश की, आपके अंदर खून खोला, आप बाहर निकल जाएंगे। अगर राष्ट्रीय आंदोलन का समय होता तो क्या बाहर निकल जाते युद्ध करने के लिए? नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हो दिल से निकलेगी ना मरकर भी है वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन तेरी आएगी, आपके अंदर रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आपके अंदर एक बॉडी में एक सिहरन सी पैदा हुई होगी। और आपको है ना, वो क्या करता है, वो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं उसको वो क्या करता है, जगाए रखेगा। आप महसूस करिए, मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए फिल जैसे ही सुनते हो ना ये बात है, आपको क्या करता है, अंदर से एक रोमांच पैदा करता है, अंदर से एक सनसनी पैदा करता है, और लगता है कि अब जो एकदम कर देना आर पार की लड़ाई। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी यही सेवा है। मास मूवमेंट में जनता साथ नहीं दे सकती थी खुलकर, क्योंकि वहां पे सीधे तौर पे दमन का खतरा था। कोई भी जो है, अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, आपको बहाना सरकार मिल गया, अच्छा इसका साथ दे रहे हो। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी ना, सैंडर्स की हत्या तो की, ठीक है, देशभक्ति वगैरह सब अपनी भाव, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कानून के नजर में वो क्या थे, वो कहीं ना कहीं अपराध किया हुआ था। पुलिस के पास ग्राउंड था, वो उनको ले, अब उनका साथ दोगे आप ही को पकड़ के ले जाएगा, बस आप दूर भाग जाएंगे। आप समझ में बात आ रही है? तो ये चीजें जो है ना, ये बातें बहुत अपने आप में रिमार्केबल है। जो समय सत्संग वाला भी वीडियो भी बनाइए सर, मेरे हिसाब से एक्चुअली सत्संग वाला वीडियो जो है ना वो अलाउ नहीं है, ठीक है, उसको नहीं बना सकते, ठीक है ना। फिलहाल अभी चलो है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई ना, ये चीज जो है ध्यान रखना है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्रांतिकारी आंदोलन समझिए कैसे, इसके बाद क्या बताया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब तो गांधी जी की ये लोकल लेवल पे था। लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकत हो रही थी ना, चाहे वो क्षेत्र विशेष पे हो रही थी, चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पर। अच्छा एक चीज और देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध है और क्या हो रहा था, इसके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, वो है रॉलेट अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, रॉलेट सत्याग्रह। और इसके बाद एक चीज और हुआ था, जालियांवाला बाग कांड। जालियांवाला बाग कांड, इसके बाद मॉन्टफोर्ट सुधार, वही भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट। ये सब अगर आप समझते हो ना, अगर समझ जाओगे तो आप असहयोग आंदोलन का आप सीधे तौर पे कारण का एक तरह से पढ़ ले रहे हो। लेकिन ओवरऑल जो मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, मैं आपको इसके माध्यम से समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि दमन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी क्या कंट्रीब्यूशन है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यही कोशिश यहां पर भी हम सब कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या इस तरह से हम जो है कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब किसी भी आंदोलन का कंट्रीब्यूशन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह से रहता है। कोई डायरेक्ट होता है, कोई इनडायरेक्ट होता है, कोई शांत रहकर जो है बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी मास मूवमेंट के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यानी कि इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, इसको आप इस तरह से एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि अगर ये हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन रूपी, ये क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ये चला 1885 से 1947, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये राष्ट्रीय आंदोलन रूपी जो है वो क्या है, नदी है, धारा है, धाराएं बह रही है। इसमें जो है कई छोटे छोटे जो है कह सकते हैं कि
छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है ना, ऐसे छोटी छोटी नदियां आके मिलती है। अब ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये कौन कौन सी नदी है? ये नरमपंथी का होगा, यही जो है होम रूल आंदोलन हो जाएगा, यही जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इससे जो भी आप जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराजवादी आंदोलन। तो ये एक राष्ट्रीय आंदोलन एक लगातार बहने वाली एक धारा थी, जिसमें कई छोटी छोटी धाराएं मिलती चली गई। कुछ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े जाने वाले आंदोलन, कुछ व्यक्तिगत तौर पर लड़े जाने वाले आंदोलन थे। व्यक्तिगत तौर पर लड़े जाने वाले आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह था। कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला आंदोलन जो था, तो वो जो है बंग भंग आंदोलन, ठीक है, कोई नरमपंथी कोई गरमपंथी। बंग भंग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये सब। स्वराजवादी कांग्रेस ने नहीं लड़ा था, ध्यान रखिएगा। स्वराजवादी आंदोलन कांग्रेस के भीतर ही एक धड़ा बना था, जो कह सकते हैं स्वराज्य, मतलब जो चुनाव लड़ना चाहते थे नवंबर 1923 के, तो वो कांग्रेस ने उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने सितंबर 1923 के दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्यवादियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वो साफ साफ ये कहा था कि कांग्रेस इस मामले में किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो जब आप इस तरह से कह रहे हो, तो यानी कांग्रेस तो वहां नहीं लड़ रही थी डायरेक्ट, वहां पे कांग्रेस के भीतर एक कह सकते हैं कि एक दल का जन्म हुआ था, जिसे स्वराजवादी आंदोलन कहते हैं, स्वराजवादी आंदोलन। फिर जो है आप देखिएगा सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन, ये सब चीजें व्यक्तिगत तौर पर लड़ी गई, कांग्रेस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, आजाद हिंद फौज का गठन करके लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें जो है आपको यहां पे देखना है। तो मेरे हिसाब से अब चलिए इसको कंक्लूड करते हैं ना। कंक्लूड ये करते हैं कि जब हम कहते हैं कि मतलब जो है होम रूल आंदोलन, उसके जो है सबसे पहले विफलता का कारण क्या है, तात्कालिक रूप से, इसे दूरगामी रूप से तो समझ में आ गया ना कि उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन के पड़ाव वर्ष में, पड़ाव वर्ष का मतलब है 1905 से 1920 के पड़ाव वर्ष है, उस दौरान इन्होंने एक सर्वथा बौद्धिक आंदोलन चलाकर उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयता के जो भाव थे, उस भाव को किसी न किसी रूप में बरकरार रखा, लोगों को एक तरह से मेंटली इन्वॉल्वड रखा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पे देखिए, इसी का अगर यहां पे देखिए महत्व समझोगे ना, तो महत्व देखिए क्या चीज है। इसका एक कोडिंग मैं आपको बता रहा हूं, आप रट लीजिएगा। मॉन्टे रास था नेता बा, मॉन्टेरास था नेताबा। मॉन्टेरास था नेताबा कहने का मतलब यह हो गया कि इसी आंदोलन का परिणाम क्या था, मॉन्टेग्यू घोषणा आया, जिसके परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इसी आंदोलन ने सबसे पहली बार इस बात को एहसास कराया था, इस बात का एहसास कराया था कि राष्ट्रीय मतलब कह सकते हैं राष्ट्रवाद की जो नहीं, इसी आंदोलन ने पहली बार भारत को राष्ट्रीय स्तर पर जो है तैयार किया था। इसके बाद आस्था मतलब है कि इसी आंदोलन ने इस बात का भी एहसास कराया कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए या किसी भी आंदोलन के लिए स्थानीय समितियां कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। जैसे होम रूल लीग, आपने कभी ऐसा सोचा ना, आपको हमने कल के क्लास में बताया था कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग अखिल भारतीय स्तर का कैसे बन गया, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑलरेडी पूरे भारत में अपना काम कर रही थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का और एनी बेसेंट जो है ना, वो 1906 से 1933, 1906 में कर्नल एच.एस. ऑलकॉट की डेथ हुई, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई, और 1933 में अपनी मृत्यु के समय तक वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही। तो इस बीच में 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ, तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने भी ब्रांच थे पूरे भारत में, सब उनके होम रूल लीग की वो शाखाएं बन गई।
शाखाएं बन गई। तो यहां पर क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, पहले से एक संगठन है, पहले से स्थानीय रूप में अगर कोई एक ब्रांचेज बने हुए हैं या कोई कार्यालय बना हुआ है, तो वो सब कार्यालय कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये बात पहले से ही जो है रेखांकित हुआ कि स्थानीय समितियां अपने आप में। इसीलिए देखिएगा यहां तक कांग्रेस का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या था, कांग्रेस का ड्रॉबैक 1920 के पहले क्या था, जब तक गांधी जी नहीं आए, ड्रॉबैक उसका यह था ना कि 3 दिनों का वार्षिक तमाशा था एक प्रकार से। शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिनों का वार्षिक तमाशा। तो ये सब क्या, अब इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि तमाशा है, मेला है, ये चीज कहना गलत होगा, लेकिन ओवरऑल क्या था कि 3 दिन यानी 28 से 31 दिसंबर के बीच हर साल होता था इसका वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन में जो भी निर्णय लिए जाते थे उसके काम के लिए उस पर काम करना होगा ना, केवल मतलब कह सकते सम्मेलन बुला लिया, डिसीजन ले लिया और साल भर काम करने के लिए आपके पास कोई अस्थायी संस्था ही नहीं है। तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसीलिए किसी ने कहा 3 दिनों का वार्षिक मेला तो 3 दिनों का तमाशा, ये सारी चीजें क्या कर। लेकिन क्या है कि जब गांधी जी 1920 में जब क्या होता है, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य होते हैं। तो सी विजय राघवाचार्य ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो एक प्रकार वो उस कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वो भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन किया। ठीक है, इस तरह से अस्थायी रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्य रखे गए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का 300 सदस्य रखा गया, प्रांतीय स्तर पर छोटी छोटी समितियां बनाई गई। आप सोचो प्रेरणा कहां से मिली थी गांधी जी को, या राष्ट्रीय आंदोलन को इस बात की प्रेरणा किसने प्रदान की थी, होम रूल आंदोलन ने प्रदान की थी। स्थानीय समितियों का क्या महत्व, नेता आप समझ लीजिए कि इस आंदोलन ने कहा जाता है कि ऐसे ऐसे लोगों को अपने में शामिल किया जो भविष्य में गांधी युग के राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता सिद्ध हुए। कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, ये सब होम रूल आंदोलन में पहली बार जो इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर जाके धीरे धीरे वो इतने तैयार हो गए, परिपक्व हुए, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के बाद से फिर वो अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बा का मतलब है बाजार, हाट, है ना, ये सब स्थानीय जो छोटी छोटी जो कह सकते हैं कि इकाई होती है, वो सब किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाजारों में, हाटों में जा जाकर इन लोगों ने एक प्रकार से तूफानी मतलब जो है दौरा किया। एनी बेसेंट लिखती है कि हम सब ने तूफानी दौरा किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया। बाजार, हाट, जहां पर लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, वो कितना सही जगह होता है अपनी बातों को लोगों तक तुरंत समझा पाने का। तो ये सब चीजें जो है ना, भविष्य में जो गांधी युग में किया गया, ये सब कहीं ना कहीं पहले से ये लोग सोचा था। विफलता, अब ये तो हो गया महत्व, ये सब दूरगामी असर है ना, ये दूरगामी रूप से असफल, यही मूल्यांकन कहने का मतलब है, दूरगामी, तात्कालिक रूप से विफल है। तो विफलता के कारण को अब शॉर्ट में आप सारी चीजें स्पष्ट हो गए, बस 1-2 लाइन में, 3-4 लाइन में मैं आपको बता दूं क्यों विफल हुआ तात्कालिक रूप से। सबसे पहली चीज, विफलता का जो कारण था वो कारण क्या था, सबसे पहला कारण था कि इसमें इस आंदोलन को कह सकते हो कि समाज के सभी तबके का समर्थन नहीं था, क्योंकि बौद्धिक आंदोलन है ना, बौद्धिक आंदोलन जो होता है ना, वो कह सकते हैं कि लोगों को कहीं ज्यादा बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है कि स्वशासन मतलब शांतिपूर्ण संवैधानिक, पहले तो शांतिपूर्ण संवैधानिक समझाओ पहले जनता को कि क्या होता है, फिर बोल रहे हो स्वशासन, पूर्ण आजादी नहीं, अब स्वशासन क्या होता है ये समझाइए। ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ, लोग सोचेंगे उसके अधीनस्थ रहोगे तो आजादी कैसे मिलेगी तुम्हें, सामान्य तौर पे तो लोगों को समझाना ही मुश्किल होता है ना। आप बोलोगे स्थानीय, वो स्वशासन हासिल करेंगे, अंग्रेजों को खदेड़ेंगे नहीं, तो भाई खदेड़ोगे नहीं तो भारत आजादी कैसे मिलेगी, तो बहुत दुष्ट आदमी है, ये तो इतना शोषण कर रखा है, इसको भगाए बिना कैसे तुमको आजादी मिल जाएगी, कैसे तुमको जो है पहले, यानी कि एक बौद्धिक आंदोलन, इसको समझाना बहुत सरल काम नहीं है। शंकराचार्य के दर्शन की असफलता का यही कारण था। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना पर। आदमी बोला अरे, बोल रहा है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जो दिखता नहीं है उसको बोल रहे हैं सत्य, और जो दिख रहा है बोलते ये असत्य है।
ये कैसे हो सकता है? समझाते समझाते शंकराचार्य जो है परेशान हो गए, उनकी फिलॉसफी असफल हो गई। वही रामानुजाचार्य आए, बोले अरे संसार भी सही है, ब्रह्म भी सही है। लोगों को लगा हाँ ये सही कह रहा है, तो लोगों ने उनको तुरंत अपनाया। भक्ति आंदोलन क्या हो गया? सफल हो गया। शंकराचार्य का ज्ञानवादी आंदोलन क्या हो गया? असफल रहा। ठीक है ना? इसी तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, आर्ट मूवी और कॉमर्शियल मूवी में क्या अंतर है? यही ना, आर्ट मूवी क्या करता है? संदेशों से भरा रहता है, समाज का संदेश देता है। लेकिन कितनी आर्ट मूवी चल पाती है? ओम पुरी, नासिरुद्दीन शाह, इसके बाद आपका जो है वो क्या थी, क्या नाम था उनका, जो मुझे बहुत पसंद है, वो राज बब्बर की पत्नी, क्या, स्मिता पाटिल, है ना। ये सब आप देखिए, क्या मतलब क्या कलाकार थे ये लोग, कितना बेहतरीन अभिनय ये लोग करते थे। ये लोग कितने बड़े, कितने महान कलाकार। ओम पुरी, ये सब चीजें देखिए, मतलब ये सब वास्तव में जो है कलाकार है। तो लेकिन इनकी फिल्में कितनी चलती है, रिस्क भी, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है। आप सोच लीजिए, आर्ट मूवी जो है वो क्या करता है? संदेशों से भरा होता है, लेकिन समाज को जो है बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मूवी होती है, समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन कॉमर्शियल हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, है ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, देख लीजिए 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ का बिजनेस करके निकल जाता है। तो आपको जो आम लोग है ना, आम लोगों को कह सकते हैं कि समझाने की जो है कला होनी चाहिए। और कलाकार कौन हो सकता है भाई? कलाकार हम नहीं हो सकते कि हम कुछ ऐसी बातें करें कि थोड़ा डिस्प्यूट हो, थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो, लोग बबनी लड़कियां कुछ इस तरह से करें आप, कि लोगों को, वो लोग भी देखें आपका वीडियो जो जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो आम लोग हैं, उनको भी मजा आ जाए ये सुनकर। तो उस तरह की चीज, तो सबका अपना अपना, अपनी अपनी जगह पे सबका इंपॉर्टेंट है। तो बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा, होम रूल आंदोलन असफल क्यों हुआ? सबसे बड़ी चीज कि एक बौद्धिक आंदोलन था, और ये कह सकते हैं कि आम जनों का बहुत ही, यानी कि एक शॉर्ट में आप लिख लीजिए ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं कि नोट्स में मिले ही मिले, ये सब जो है आप बोलते हो लेक्चर, विफलता के कारण, होम रूल आंदोलन की विफलता के कारण। सबसे पहली बात, एक बौद्धिक आंदोलन, आम जनों को आसानी से समझ में नहीं आता था। एक बौद्धिक आंदोलन है। इसके बाद सभी वर्गों का समर्थन, यानी कि नरमपंथी, मेन तो नरमपंथी का समर्थन का, नरमपंथी का, नरमपंथी का क्या होगा? नरमपंथी का, नरमपंथी के समर्थन का अभाव। ठीक है, नरमपंथी के समर्थन का अभाव। तीसरी बात जानते कि नहीं, इसमें क्या होगा ना, जैसे एनी बेसेंट, एक चीज और ध्यान रखना है, तिलक की जो होम रूल लीग था ना, उसकी शाखाएं बहुत ही कम थी, सॉरी हाँ, शाखाएं बहुत ही कम थी। एनी बेसेंट की शाखाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन तिलक के होम रूल लीग की शाखाएं कम थी, लेकिन याद रखिएगा कि सदस्यों की संख्या उनकी ज्यादा थी बनिस्पत की एनी बेसेंट के होम रूल लीग की। तो इसमें क्या हुआ था कि यह बात सही है कि पूरे भारत को एक साथ संगठित समर्थन, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत को एक साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो दिक्कतें आई होंगी ना। तो यहां पर जो है नरमपंथियों का, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया नरमपंथियों के समर्थन का अभाव, तीसरा लिख सकते हो सरकार की दमनात्मक कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई, जैसे बेसेंट वगैरह सबको गिरफ्तार कर लेना, कर लेना।
सरकार की दमनात्मक कार्रवाई, बेसेंट को गिरफ्तार कर लेना। और क्या आपको समझ में आता है विफलता के कारण? हमको तो विफलता नजर ही नहीं आती है इसमें, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनाना है आपको, पॉइंट्स जो है देखना है, ठीक है। सरकार की दमनात्मक कार्रवाई। अच्छा, एक चीज और जो है चौथा लिख लीजिएगा, एनी बेसेंट के रुख में परिवर्तन। यानी बेसेंट के रुख में परिवर्तन। और एक चीज और समझ सकते हो कि एक बार फिर से कांग्रेस का विभाजन हो जाना। क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू घोषणा में जो है, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट रहा है, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा लेकिन बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पे समझ लीजिए कि क्या हुआ था ना, कि कांग्रेस का एक बार फिर से लिख लेते हैं, है ना, पांचवा लिख लेते हैं। पांचवा, कांग्रेस का 1918 में एक बार फिर से विभाजन। कांग्रेस का 1918 ईस्वी में एक बार फिर से विभाजन। क्यों विभाजन हुआ था? एक्चुअली क्या था ना, ये आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में की गई। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जब किया गया तो इसमें यही कहा गया, अब देखिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार, अब देखिए ये भारत में प्रशासन के विभिन्न कह सकते हैं कि अंग है, और ये है आम जनता, भारत की आम जनता, ठीक है, और ये है ब्रिटिश सरकार मान लीजिए। तो मॉन्टेग्यू ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। तो आपको शामिल करने की बात हो रही है। घोषणा जब कर दिया, करने के बाद अब इस घोषणा को स्वीकार करने अथवा ना करने को लेकर कांग्रेस के अंदर फिर से विवाद प्रारंभ हो गया। हमने आपको बताया नरमपंथी, जो मॉडरेट थे और जो इमॉडरेट थे, तो जो मॉडरेट थे ये इसको स्वीकार करना चाहते थे और इन्होंने कहा अपर्याप्त। तो दोनों में फिर से, तो मॉडरेट जो थे, उदारवादी थे, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में वो अलग हट गए और 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन, भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना, किताब में देखिएगा सब दिया हुआ है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। यानी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 1907 में पहला विभाजन हुआ, लेकिन 16 में मिलकर एक हो गए, 1918 में फिर से अलग हो गए। तो ये जो विभाजन हुआ, ये भी कहीं ना कहीं आंदोलन को थोड़ा कमजोर किया था, इसलिए कांग्रेस का 1918 में एक बार फिर से विभाजन हो जाना। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्लास में बहुत सारे दृष्टिकोण समझ में आया होगा और कैसे दृष्टिकोण बनाना चाहिए, किस तरह से कॉन्सेप्ट को निकालना चाहिए किसी भी टॉपिक से, ये चीजें भी आप साथ में सीख पा रहे होंगे। ठीक है, और जब इस तरह से पढ़ोगे ना तो प्रश्न, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो पूछेगा उस कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सवाल पूछेंगे वो किस तरह के शब्दों में पूछेंगे ये तो हम नहीं बता सकते ना। हम आपको एक कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझा सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, किताब जो मैं कह रहा हूं ना, आप किताब पढ़ लीजिएगा, बस मेरी किताब पढ़िएगा वो वाली, और साथ में बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लीजिएगा। 2 किताब पढ़िए, सफिशिएंट है। बस खूब पढ़िए, खूब 10-20 बार पढ़ लीजिए अपने आप, और पढ़ते वक्त सोचते हुए चलिए। और सबसे पहले ये चीज सोचिए, किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं अपने मन में, और जब प्रश्न अपने मन में क्रिएट कर लिया तो जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा इस प्रश्न का ये जवाब, इस प्रश्न का ये जवाब होगा, अपने आप मिलता चला जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी, चूंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो उधर नहीं है, कि मैं दीपावली के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का
जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन वो कैसे चलेगा, वो चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेंस की क्लास चलती है 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में। तो 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में 3 दिन संविधान चलेगा और 3 दिन इंटरनेशनल रिलेशंस के चलेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर कोई इंटरेस्टेड है या फिर कोई आपके परिचित इंटरेस्टेड है तो उनको एक बार ज़रूर बताइएगा। और आपको फिलहाल मेरे ऐप में अभी उसका कोई भी कोर्स डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, कैसे वो क्या चीज़ होगा, क्या उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी रहेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। तब तक भी जय हिंद, जय भारत।